विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एजुसेट टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में संकलित कविता आत्मकथ्य, जिसे लिखा है प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने। प्यारे विद्यार्थियों, आत्मकथ्य, जिसका शाब्दिक अर्थ है अपने बारे में कुछ कहा जाना, यानी वे बातें जो हम स्वयं अपने बारे में, अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसे आत्मकथ्य कहा जाता है। यह कविता किस तरह लिखी गई, उससे जुड़ा हुआ एक वाकया है। मुंशी प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के लिए आत्मकथा विशेषांक निकालना चाहते थे। उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी से आग्रह किया कि वे भी अपने जीवन के बारे में कुछ बातें लिखें, जिन्हें इस आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित किया जा सके। जयशंकर प्रसाद जी इस बात पर राजी नहीं थे, परंतु आग्रह बार बार होने के कारण उन्होंने आत्मकथ्य नाम से एक कविता लिखी, जो आपके सामने आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। आत्मकथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद जी उन कारणों पर प्रकाश डालते हैं जिस वजह से वे अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। मुंशी प्रेमचंद जी के आग्रह पर जयशंकर प्रसाद जी ने आत्मकथा तो नहीं लिखी, परंतु आत्मकथ्य नाम से एक कविता अवश्य लिख दी। आत्मकथ्य कविता पढ़ने से पूर्व हम प्रस्तुत कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद एक परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके प्रसिद्ध नाटक हैं, तो कंकाल, इरावती और तितली ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने न केवल कविताएं लिखी, बल्कि ऐतिहासिक नाटक लिखे और प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखे। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, अब ये छायावादी कविता की विशेषताएं हैं। अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है
आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार भंवरा निरंतर गुंजार करता रहता है उसके मन में भी कोई ना कोई कहानी चल रही होती है, उसी प्रकार हमारा भी मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर अपनी कहानी कहने को लालायत दिखाई देता है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि आज वृक्षों की मुरझाकर गिर रही पत्तियों की ओर जब देखता है तो उसे जीवन की नश्वरता का संकेत मिलता है। गंभीर, अनंत और नीलिमा, अनंत से तात्पर्य आसमान से और नीलिमा नीला रंग, अनंत आसमान जो नीले रंग का है उसमें असंख्य जिनकी संख्याएं गिनी नहीं जा सकती इतने लोगों के जीवनों का इतिहास दर्ज है। और उन इतिहासों से हमें लोगों की कमजोरियों को ढूंढने में, उनकी दुर्बलताओं को ढूंढने में मदद मिलती है। उसी को आधार बनाकर लोग एक दूसरे पर व्यंग्य बाण छोड़ते हैं, एक दूसरे का उपहास उड़ाते हैं, एक दूसरे की दुर्बलताओं को संकेत करते हुए उन्हें कमतर सिद्ध करना चाहते हैं। कभी कहता है कि इस पर भी मुझे यह कहा जाता है कि मैं अपनी दुर्बलता दुनिया के सामने प्रस्तुत करूं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। जो मेरे साथ बीती है, जो समय मैंने व्यतीत किया है, लोग चाहते हैं कि मैं उसके बारे में बात करूं, उसके बारे में लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। और ऐसा लगता है कि शायद मेरी जिंदगी रूपी खाली गागर को देखकर लोगों को सुख प्राप्त होगा, इसी कारण वे मुझसे आत्मकथा लिखवाना चाह रहे हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना आरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले। कवि उन लोगों पर व्यंग्य करता है जो उससे आत्मकथा लिखने की बात करते हैं और जो उसकी जिंदगी रूपी खाली गागर को देखकर आनंद लेना चाहते हैं। कवि कहता है कि मेरी खाली गागर को देखकर कहीं तुम अपने आप ही शर्मिंदा महसूस ना करो, क्योंकि तुम जैसे ही वे लोग हैं जिन्होंने इस गागर को खाली किया है, मेरे दुख में अभाव डाल दिए हैं। अपने को समझो, अपने आप को देखो, आत्म आकलन करो,
कहीं तुम वही तो नहीं जिन्होंने मेरा सुख छीन कर मेरे जीवन में दुख भर दिए हो। यह दुख की बात है कि वह लोग जो मुझसे आत्मकथा लिखवा कर मेरे जीवन में मेरी दुर्बलताओं को देखकर प्रसन्न होना चाहते हैं, असलियत में मेरी दुर्बलताएं, मेरे दुख उन्हीं के द्वारा दिए हुए हैं। इसलिए मुझे इन बातों पर हंसी आती है। अब मैं उस आत्मकथा में अपनी भूलें बताऊं या औरों की जो प्रवंचनाएं मैंने झेली हैं उन्हें दुनिया के सामने प्रस्तुत करूं। ऐसी स्थिति में उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। ऐसी स्थिति में मैं कैसे उन सुख भरे दिनों की बात करूं, उन मधुर चांदनी रातों की बात करूं जब सारा समय हंसते खिलखिलाते व्यतीत हो जाता था, जीवन में अलग तरह का आनंद समाहित रहता था। इन लोगों के आगे उन दिनों की बातों को मैं कैसे कहूं। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी, निज सुहाग मधुमाया में उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। कवि कहता है कि जिन चांदनी रातों की मैं बात कर रहा हूं वह सुख क्षणिक था। ऐसा समझिए मैं सपना देख रहा था और वह सपना टूट गया। आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। वह सुख ऐसा था जो लग रहा था कि आलिंगन में आ गया है, लेकिन ऐसा था नहीं। वह भुलावा देकर और मुझसे भागकर मुस्कुराकर दूर चला गया। अर्थात कवि के जीवन में सुख के दिन बहुत ज्यादा नहीं रहे हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी, निज सुहाग मधुमाया में। कवि कहता है कि जीवन में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके गालों की लाली जीवन को बहुत सुंदर बना देती थी। उसके सानिध्य में जीवन बहुत सुंदर हो गया था, जीवन में आनंद था। सुबह की जो लाली है वह भी उन सुखपूर्वक दिनों को देखकर और निखर आई थी और सुंदर हो गई थी। उन सुखों की स्मृति याद थके हुए पथिक की पंथा में पाथेय का काम करती है। स्मृति माने याद हो गया, पाथेय पथ का सामान, रास्ते के लिए जो सामान हम लेके चलते हैं, पथिक यात्री और पंथा रास्ता। कि एक मुसाफिर अपना जीवन जी रहा है, एक यात्री लगातार बढ़े जा रहा है अपना सामान लेकर के, पथ का सामान लेकर के। थका हुआ वह उस पथ के सामान से अपनी थकान मिटाता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मैं तो अपना जीवन जिए जा रहा हूं और वे सुख के कुछ दिन मेरे इस जीवन रूपी यात्रा में पाथेय के समान हैं, पथ के सामान के समान हैं, जो मुझे लगातार दिलासा देते हैं, लगातार ऊर्जा प्रदान करते हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कहता है कि आप लोगों को क्या हक है कि मेरे जीवन की जो कंथा माने गूदड़ी मतलब अंतर्मन, उसको उधेड़ कर देखने का तुम्हारा क्या हक बनता है। तुम्हें यह हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि तुम किसी के जीवन में झांको, किसी के अंतर्मन में जाकर के उसकी कमजोरियों को, उसके अभावों को टटोलो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं
थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहता है कि छोटा सा जीवन भले ही रहा, लेकिन बहुत बड़े बड़े अनुभवों से गुजरना पड़ा। उन अनुभवों की, उन आप बीतियों की बड़ी बड़ी कथाएं मैं कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। मुझे तो यह अच्छा लगता है कि क्यों ना मैं औरों की सुनता रहूं और खुद अपने बारे में बताते समय मौन रहूं, मैं अपने बारे में लोगों को ना बताऊं। यदि मैं लोगों को बताता भी हूं, लोगों को मैं सुनाता भी हूं अपनी आप बीती, तो उसे सुनकर लोग मेरा क्या भला करेंगे? उसे सुनकर मुझे नहीं लगता है कि वे कहीं कुछ अच्छा सोचेंगे। वे हमेशा मेरी दुर्बलताओं, मेरी कमजोरियों पे आक्षेप करने की कोशिश करेंगे। मेरे जीवन में जो अभाव है उसको संकेत करने की कोशिश करेंगे। मेरी जो आत्मकथा है वो बहुत भोली है और मैं यह महसूस करता हूं कि उसे प्रकट करने का, उसे प्रस्तुत करने का अभी समय नहीं आया है। जो मेरी मौन व्यथा है, वो मेरा जो कष्ट है, मेरी पीड़ा है, जो दुख है, वो समय की गर्द में दब चुका है, सो चुका है और मैं नहीं चाहता हूं कि उसे जगाऊं। मैं तो ये चाहता हूं कि अभी सही समय नहीं है। समय जब उपयुक्त होगा तो मैं निसंदेह अपनी उस सोई हुई व्यथा को, उस दुख को आप लोगों के सामने, दुनिया के सामने अवश्य प्रस्तुत करूंगा। अवश्य लोगों को यह दिखाऊंगा कि मेरे जीवन में क्या था, किसकी वजह से ऐसा हुआ, किन किन अनुभवों से मुझे गुजरना पड़ा। उन सब के बारे में मैं एक दिन अपनी आत्मकथा लिख कर लोगों के सामने प्रकट करूंगा। कविता के सरलार्थ, भावार्थ के बाद अब हम दोहराते हैं कि हमने क्या पढ़ा, कितनी बात हमारी समझ में आई। जयशंकर प्रसाद इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, आओ दोहराएं। कवि ने मधुप किसे कहा है? मन को, धन को, आकाश को, धरती को। तो आप इसका जवाब दें। कवि मधुप किसे कहता है? चारों ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत हैं। पुनः देखें, मन को, धन को, आकाश को, धरती को। तो जी हाँ, निसंदेह आप बिल्कुल सही हैं। कवि मधुप मन को कहता है। कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? कवि आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहता है? शाश्वत, निर्धन, सनातन, नश्वर। ये चार विकल्प आपके सम्मुख हैं। शाश्वत, निर्धन, सनातन, नश्वर। अब आप देखिए आपका उत्तर क्या हो सकता है। तो मैं बताता हूं, इसका उत्तर है डी, नश्वर। आत्मकथ्य कविता में कवि संसार को नश्वर बताता है। आत्मकथ्य कविता में कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? देखें, धन का, भूत का, सुख का, परीक्षा का। तो कविता में इस तरह की पंक्तियां आई हैं जहां वह बताता है कि किसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया था। तो चार विकल्प आपके सामने हैं, बताइए आपको कौन सा लगता है। जी हां, बिल्कुल सही, सी, सुख का। तो इसके आगे चलते हैं, चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? महान, भोली, गौरवशाली, चंचल। कवि ने अपनी आत्मकथा को इन चार विकल्पों में से कैसी बताया है? एक बार देखिए, दोहराइए, याद करिए, फिर उसके बाद अपना सही उत्तर चुनिए। महान, भोली, गौरवशाली, चंचल।
जी हाँ, बिल्कुल सही, भोली। कवि अपनी आत्मकथा को भोली बताता है। पांचवा, जयशंकर प्रसाद ने किसकी उज्जवल गाथा गाने में असमर्थता व्यक्त की है? मधुर चांदनी रातों की पहला विकल्प, कथा की, मधुशाला की, पथिक की, पंथा की। जयशंकर प्रसाद किसकी उज्जवल गाथा गाने में असमर्थता महसूस करता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने और आप चुनिए इनमें से सही विकल्प। जी हां, ए, मधुर चांदनी रातों की गाथा गाने में कवि असमर्थता महसूस करता है। 6वें प्रश्न की ओर, जयशंकर प्रसाद के अनुसार आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर क्या भाग गया? जयशंकर प्रसाद के अनुसार कोई चीज थी जो कवि के आलिंगन में बस थोड़ी ही रह गई, आते आते वह भाग गई। वह क्या था? दुख, सुख, दुर्बलता, व्यथा। ये 4 विकल्प आपके सम्मुख, अपना उत्तर चुनिए और मैं बता रहा हूं उससे मिलाइए। जी हां, इसका सही विकल्प है बी, सुख। आगे चलते हैं। आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? आत्मकथ्य कविता है, उसमें गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? कवि, मधुप, कोकिल, खिलते फूल। तो इन 4 विकल्पों में से आप देखिए आपके हिसाब से कौन सा विकल्प ज्यादा उपयुक्त है? कवि, मधुप, कोकिल, खिलते फूल। तो जी हां, आप बिल्कुल सही हैं। इसका सही उत्तर बी, मधुप। 8वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है? छिछला, कंथा, रीति गागर, शून्य। जयशंकर प्रसाद अपने मन को, जो भावहीन मन है, उसको क्या कहते हैं? छिछला, कंथा, रीति गागर, शून्य। आपका उत्तर बिल्कुल सही, रीति गागर, विकल्प सी, रीति गागर बिल्कुल सही है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की? यहां कंथा का क्या अर्थ है? विकल्प है आपके सामने, कथा, कविता, चद्दर, गुदड़ी। तो कथा, कविता, चद्दर, गुदड़ी में से आपको क्या लगता है कंथा का इनमें से कौन सा अर्थ है? अपना विकल्प चुनिए, उसके बाद मैं बताने जा रहा हूं। बिल्कुल सही हैं आप। इसका सही उत्तर है डी, गुदड़ी। लेकिन यह ध्यान रखें, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। यहां कंथा जो है वो अंतर्मन के लिए प्रस्तुत किया गया है। कंथा माने होता गुदड़ी है, लेकिन कवि यहां गुदड़ी से तात्पर्य अपने अंतर्मन से लेता है। ऑप्शन में अंतर्मन कहीं नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर गुदड़ी। गुदड़ी यदि कहीं ऑप्शन में ना हो, अंतर्मन हो, तो हम अंतर्मन को करेंगे। आत्मकथ्य कविता के रचयिता का नाम बताइए। 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न और सबसे सरल प्रश्न, कोई ऑप्शन नहीं। अपने दिमाग में, अपने मन में दोहराइए। आत्मकथ्य कविता के रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो प्यारे साथियों, आज इतना ही। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं